कक्षा 11 रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 1 और वीडियो नंबर 3। हेलो दोस्तों, आज हमें पढ़ना है कक्षा 11 रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 1 और वीडियो नंबर 3। ठीक है, चलिए आज हमको पढ़ना है मूल मात्रक। ठीक है, मूल मात्रक। देखिए, मूल मात्रक क्या होते हैं? वे मात्रक जिन्हें अन्य मात्रकों से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता, ठीक है, वे मात्रक जिन्हें अन्य मात्रकों से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए इन मूल मात्राओं को नापने के लिए कुछ प्रणालियाँ दी गई। ठीक है, जिन्हें हमें उनके बारे में पढ़ना है। तो चलिए अब जानते हैं कि जो मूल मात्रकों को मापने के लिए जो भी प्रणालियाँ दी गई उसके बारे में जानते हैं। तो आपकी अगली हेडिंग हो जाएगी मूल मात्रकों की प्रणाली। मूल मात्रकों की प्रणाली की हेडिंग हो जाएगी मूल मात्रकों की प्रणाली। ठीक है, देखिए पहली प्रणाली थी आपकी सीजीएस प्रणाली, या हम इसको बोल सकते हैं पद्धति। ठीक है, दूसरी आपकी थी एफपीएस पद्धति। ठीक है, तीसरा आपका था एमकेएस पद्धति, और चौथा जो था वह था एसआई, जो हम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, एसआई मात्रक। ठीक है, देखिए सीजीएस को हम क्या कहेंगे? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। क्या कर सकते हैं इसको? देखिए सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड कर सकते हैं। एफपीएस को क्या कहेंगे? देखिए फुट पाउंड, और ये हो जाएगा सेकेंड। अब एमकेएस को क्या सकते हैं? मीटर किलोग्राम सेकेंड। एसआई को इंटरनेशनल सिस्टम कहा जाता है, लेकिन आज आधुनिक युग में हम एसआई के मात्रक को ही पढ़ते हैं और जानते हैं। तो इसमें देखिए 7 मूल मात्रक होते हैं प्लस 2 पूरक मात्रक होते हैं। ठीक है, प्लस 2 पूरक मात्रक होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब 7 कौन कौन से एसआई मात्रक होते हैं हम यहीं पे इसको लिख लेते हैं और जान लेते हैं। देखिए इधर आप लिख सकते हैं भौतिक, क्या बोला जाता है? भौतिक राशि। ठीक है, और इधर आप लिख सकते हैं मात्रक। ठीक है, राशि के तो मात्रक होते हैं ना। तो पहला आपका हो जाएगा लंबाई, यानी एल। इसे हम क्या बोलते हैं? इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। लंबाई का मात्रक मीटर। द्रव्यमान यानी एम। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी, किलोग्राम। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम किग्रा भी लिख सकते हैं। अब अगला मात्रक आपका होता है समय यानी टी को किससे नापा जाता है? सेकंड। किससे? आपका सेकंड, जिसे हम यस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब उसके आगे आपका है तापमान।
तापमान को किससे मापा जाता है? कैपिटल टी से। इसके सॉरी, तापमान का ये जो है सिंबल है कैपिटल टी, इससे प्रदर्शित करते हैं। और इसका माप नापा जाता है केल्विन में। किस में? केल्विन में। ठीक है। अब विद्युत धारा, विद्युत धारा इसका मात्रक होता है आई, और इसको मापा जाता है एम्पियर से। किसे? एम्पियर से। ठीक है। ज्योति तीव्रता क्या हो जाएगा आपका? ज्योति, सॉरी ये नहीं रहेगा। ठीक है, ज्योति तीव्रता होता है, और ये हो जाएगा I1 है तो ये I2 हो जाएगा। सॉरी, ज्योति तीव्रता है ना तो IY हो जाएगा यहाँ पे। और यह किससे मापा जाता है? कैंडेला से। ठीक है, किससे मापा जाता है? यह कैंडेला से, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं CD। CD से प्रदर्शित करते हैं। लास्ट आपका मात्रक है जिसे बोलते हैं पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा जिसे हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जिसे हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, और इसको मापा जाता है मोल में। किसमें मापा जाता है? मोल में। यही 7 मात्रक होते हैं जिनसे हम SI मात्रकों को मापते हैं और भौतिक राशियां भी पता करते हैं। ठीक है। और 2 बताए थे पूरक, ये लिखा है ना +2 पूरक मात्रक। तो पहला तो था रेडियन, पहला क्या था? रेडियन, और दूसरा है आपका स्टेरेडियन। ठीक है, दूसरा आपका क्या है? स्टेरेडियन। हो गया आपका। चलिए अब इसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। दोस्तों हमारी अगली हेडिंग है मानक पूर्व लग्न। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है मूलभूत मात्रकों को प्रदर्शित करने हेतु मानक पूर्व लग्न। देखिए यह 11 की केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसे आप लोग इसका अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इसको आप लोग अच्छी तरह से इसका स्ट्रक्चर बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसमें बहुत सी चीज़ें अगर आप लोग इसको याद नहीं करेंगे तो आगे चल के आपको काफ़ी दिक्कतें आएंगी। ठीक है दोस्तों, इसमें योटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टेरा इम्पोर्टेंट है, किलो आप लोग पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे, 8 में पढ़ाया जाता था मैथ में, मिमी, सेमी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किमी। ठीक है, पढ़े होंगे आप लोग, तो वही चीज़ें हैं, लेकिन इसमें कुछ बढ़ा दिया है दोस्तों। इसके प्रतीक देखिए क्या है, इसके गुणांक हैं, आपको इसको याद करना होगा। मैं इसका एग्जाम्पल 1-2 बता दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग उसके पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर पे अच्छी तरह से और प्रॉपर तरीके से बैठ के आप इसको लिखिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। मानक पूर्व लग्न, देखिए आपकी हेडिंग है मानक पूर्व लग्न। ठीक है, आपको पता है 10⁻²4 ये गुणांक क्या होता है आपका? योटा होता है। ठीक है, 10⁻²4 क्या होता है आपका? योटा बोला जाता है। अगर कोई पूछ दे, यदि, ध्यान से देखिए, यदि 10⁻² योटा मीटर, ठीक है, 10⁻² योटा मीटर दिया है, तो 10⁻² योटा मीटर बराबर कितने मीटर? तो आप लोग वही लिखेंगे, 10⁻² मीटर आ जाएगा आपका। चीज़ें वहीं रहेंगी, लेकिन आपको यहाँ पे याद करना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, यदि हम कह दें, यदि 10⁻21, देखिए अब आपको पता होना चाहिए 10⁻21 किसका है? ये है आपका जेटा मीटर का। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? 10⁻21 मीटर। पूछेगा यदि 10⁻21 जेटा मीटर में 10 जेटा मीटर दिया है तो इसमें कितना मीटर होगा? तो आपको याद रहेगा तो बता देंगे ना, 10⁻21 मीटर। या ऐसे दिया रहेगा 10⁻21 मीटर किसका मानक पूर्व लग्न है, तो आप सोचने लगेंगे कि यार जेटा का कि योटा का है।
तो याद करना बहुत ही आवश्यक है। देखिए एक और देख लीजिए, जैसे आपका दे दिया 10⁻⁻1 डेसीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डेसीमीटर बराबर कितने मीटर, तो आप लिख सकते हैं 10⁻⁻1 मीटर। 1 योटा मीटर बराबर कितने मीटर, 10⁻24 मीटर। 1 जेटा मीटर बराबर कितने मीटर, 10⁻21 मीटर। ठीक है, तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। देखिए आपकी अगली हेडिंग क्या है, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, मूल मात्रकों की गणनाओं से प्राप्त होने वाले मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, मूल मात्रकों की गणनाओं से, देखिए मूल मात्रकों की गणनाओं से प्राप्त मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, मूल मात्रकों की गणनाओं से प्राप्त मात्रक क्या कहलाते हैं, आपके व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। देखिए जैसे आपका एग्जाम्पल में है, मान लीजिए किसी ने पूछ दिया आपका आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम इसको मीटर गुणे मीटर मान सकते हैं, क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा है व्युत्पन्न मात्रक। हमारा क्या है, व्युत्पन्न मात्रक। जैसे आपका हो गया मोलर आयतन, ठीक है, को पता है मोलर आयतन में क्या होता है, आयतन बट्टे मोलों की संख्या, आयतन बट्टे मोलों की संख्या। तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई किसी चीज़ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यानी आप लिख सकते हैं उसको यम गुणे यम बटे मोल। तो हम इसको लिख सकते हैं यम क्यू बटे मोल। यही होता है आपका व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, वैज्ञानिक संकेतन। देखिए वैज्ञानिक संकेतन क्या होते हैं, ठीक है, उसको पढ़ लेते हैं। देखिए वैज्ञानिक संकेतन। अब वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है, किसी संख्या को उसके निकटतम 10 की घात में बदल कर लिखना ही हमारा क्या कहलाता है, वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं, किसी संख्या को, देखिए किसी संख्या को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिखना, ही क्या कहलाता है, वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे आपका दे दिया है 152.3। ठीक है, वैज्ञानिक संकेतन में क्या दे दिया आपका 152.3। अब आपसे कहेगा कि इसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखिए। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे आप लोग, देखिए, और ये भी है कि आप किसी एक डिजिट से पहले ही दशमलव को रख सकते हैं। हम यहाँ पे बाहर नहीं रख सकते, ना इधर से इधर बाहर रख सकते हैं, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो देखिए,
तो हमारा दशमलव यहाँ जाएगा, 1 2 यहाँ आ जाएगा। अगर हम यहाँ लगाते हैं तो 1.523 मल्टीप्लाई 10 पावर, देखिए कितना हम इधर गए, 1 2 2 गए हैं, यहाँ 2 लगा देंगे ऐसे, घाते 2। अब ये प्लस में रहेगा। एक चीज़ और जानिए, अगर हमारा दशमलव इधर जाता है तो प्लस में आता है, और इधर जाता है तो माइनस में आता है। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, 0.00854, ठीक है। हम अब दशमलव को कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, ना कि यहाँ पे रख देंगे। यहाँ से रखेंगे तो फिर इधर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ऐसा किया था इसमें। तो एक अंक, यानी हमने बताया एक डिजिट से पहले लगाया जाता है, तो इस दशमलव को उठा के यहाँ पे रखना है, तो हो जाएगा 8.54 मल्टीप्लाई। अब कितना हम यहाँ से यहाँ आए हैं, 1 2 3, जीरो को भी इसमें गिना जाएगा अगर दशमलव के बीच में है तो -3 हो जाएगा घाते। कितना हो जाएगा, -3 घाते हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम दशमलव इधर से जब लाए हैं तो इसको क्या बोला जाता है, इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा। यही हमारा वैज्ञानिक संकेतन। हम 10 की घात के सबसे निकटतम में सबसे निकट में लिखें, उसी को बोला जाता है वैज्ञानिक संकेतन। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पे। हमें पढ़ना है यथार्थता एवं परिशुद्धता, ठीक है। तो अब पहले हम जान जाते हैं यथार्थता के बारे में कि यथार्थता होता क्या है। ठीक है दोस्तों, देखिए यथार्थता क्या होता है, किसी भौतिक राशि के प्रायोगिक मान, देखिए किसी भौतिक राशि के प्रायोगिक मान उसके वास्तविक मान के जितने समीप होते हैं, प्रयोग की यथार्थता उतनी ही अधिक होती है। इसी को बोला जाता है यथार्थता, ठीक है। अगर कोई मान दिया गया है तो अगर हम उसे लगाते हैं तो हमारा मान जितने समीप आएगा, जितने पास में आएगा उस मान के, उसी को बोला जाता है यथार्थता, ठीक है। तो लिख लेते हैं यथार्थता के बारे में। किसी भौतिक राशि के प्रायोगिक मान, क्या लिखेंगे, लिख लीजिए, किसी भौतिक राशि के प्रायोगिक मान, किसी भौतिक राशि के प्रायोगिक मान उसके वास्तविक मान के, उसके वास्तविक मान के, ठीक है, किसी भौतिक राशि के प्रायोगिक मान उसके वास्तविक मान के जितने समीप होते हैं, जितने समीप होते हैं, प्रयोग की यथार्थता, प्रयोग की यथार्थता उतनी ही अधिक होती है, कि यथार्थता उतनी ही अधिक होती है, ठीक है। किसी भौतिक राशि के प्रायोगिक मान उसके वास्तविक मान के जितने समीप होते हैं, प्रयोग की यथार्थता उतनी ही अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं परिशुद्धता। दूसरी हेडिंग आपकी हो जाएगी परिशुद्धता, ठीक है। इसका भी डिफिनीशन लिखने के बाद एग्जाम्पल आप लोगों को समझाया जाएगा, ठीक है। परिशुद्धता क्या होता है कि किसी भौतिक राशि के विभिन्न प्रायोगिक मानों की आपस में समीपता को परिशुद्धता कहते हैं, ठीक है। कहा कि किसी भौतिक राशि के राशि के विभिन्न प्रायोगिक मानों की, विभिन्न प्रायोगिक मानों की आपस में समीपता को आपस में
समीपता को किसी भौतिक राशि के विभिन्न प्रायोगिक मानों की आपस में समीपता को परिशुद्धता कहते हैं। परिशुद्धता कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा जाए। देखिए दोस्तों, ये हमारा एग्जाम्पल है। कह रहा है कि एक वस्तु का वास्तविक भार 150 ग्राम है। 3 बच्चों द्वारा उस वस्तु का भार ज्ञात किया जाता है जो निम्न प्रकार है। ठीक है, यानी एक वस्तु है जिसका वजन 150 ग्राम है। 3 बच्चों को दिया जाता है कि आप लोग इसको तौलिए और बताइए, अपना औसत बताइए। तो बच्चा पहला क्या करता है कि तौलता तो एक बार 170 ग्राम आता है, एक बार 180 ग्राम, फिर एक बार 175 ग्राम, एक बार 160 ग्राम। तो इन सब का औसत वो निकालता है तो 171.25 ग्राम आता है। ठीक है, पहले बच्चे का। दूसरा बच्चा क्या करता है कि 145 ग्राम करता है, फिर 155 ग्राम, 152 ग्राम, 148 ग्राम। फिर इसका जब औसत निकालता है तो उसका आता है 150 ग्राम। उसका कितना आता है? 150 ग्राम। अब तीसरा बच्चा भी वही करता है। तीसरा बच्चा जब करता है तो 160 ग्राम आता है, 161 ग्राम, 159 ग्राम और 160 ग्राम। तो इसका जब औसत निकालता है तो वो आता है 160 ग्राम निकालता है। ठीक है, तो अब हमें इसमें बताना है कि किस बच्चे की यथार्थता बहुत अच्छी है और किसकी परिशुद्धता बहुत ही अच्छी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात, यथार्थता यानी जो हमारा भार दिया है इसके समीप किसका भार आया उसे बोलते हैं यथार्थता। ठीक है, हमारा भार कितना 150 ग्राम है। तो किसी बच्चे ने अपना औसत 150 ग्राम निकाला है। 150 ग्राम निकाला किस बच्चे ने? बच्चे बी ने निकाला है। ठीक है, बच्चे बी ने 150 ग्राम अपना औसत निकाला है। अगर ये 149 ग्राम होता, 151 ग्राम होता, तब भी उसका सही होता, क्योंकि वह देखिए यथार्थता में साफ साफ क्या कहा गया है कि किसी भौतिक राशि के प्रायोगिक मान उसके वास्तविक मान के जितने समीप होते हैं प्रयोग की यथार्थता उतनी अधिक होती है। ये वास्तविक मान है और जब बच्चे ने प्रयोग किया उस मान को निकाला तो 150 ग्राम उसका सही आया। तो यानी आप लिख सकते हैं सबसे अधिक यथार्थता बी बच्चे की है। क्या लिखेंगे? सबसे अधिक यथार्थता बी बच्चे की है। ये तो हमारा हो गया यथार्थता, यानी यथार्थता मतलब जो हमारा मान दिया है, जो भार दिया है उसके आसपास आना चाहिए। ठीक है, दूसरा आपका आ गया परिशुद्धता। परिशुद्धता यानी बच्चों ने जब मान निकाला है तो उसमें कितने कितने के आसपास यानी कितने कितने के अंतर आए हैं उसमें। जैसे देखिए बच्चे पहले ने जब निकाला तो एक बार 180 ग्राम, फिर एक बार 170 ग्राम, फिर एक बार 180 ग्राम कर दिया, यानी 10 का अंतर। फिर एक बार 180 से 175 कर दिया, 5 का अंतर है। 175 से 160 कर दिया, 15 का अंतर, यानी बहुत ज़्यादा अंतर ले गया। बच्चे बी ने भी क्या किया? 145 से 155 कर दिया, इसमें भी 10 का अंतर है। ठीक है, बच्चे सी का देखिए, बच्चे सी ने क्या किया? 160 ग्राम एक बार तौला, दूसरी बार 161 ग्राम। ठीक है, यानी इसमें 1 का अंतर है। 161 से 160 ग्राम है। ठीक है, इसमें 1-2 का अंतर है। 159 से 160 ग्राम, यानी इसकी जो समीपता है बहुत, जो इसने तौला है मात्र 1 ग्राम 2 ग्राम ही इसका इधर उधर हो रहा है। ठीक है, तो यानी इसकी जो शुद्धता तौलने की है, जो इसकी शक्ति तौलने की है, बहुत ही सटीक है। ठीक है, हम कह सकते हैं बहुत ही अच्छी है। इसलिए सबसे अधिक परिशुद्धता सी बच्चे की है, क्योंकि इसका जो अंतर है, मानों का जो अंतर है इसका 1, 2 या 3 का अंतर है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। यानी यथार्थता किसे कहते हैं? जो आपका मान दिया है 150 ग्राम उसके आसपास आना चाहिए, चाहे जिस बच्चे का, वह आपका यथार्थता हो गया। परिशुद्धता क्या होना चाहिए कि जब वो तौले बच्चा तो एक बार 160 ग्राम, एक बार 161 ग्राम, ये देखिए 1 ग्राम का फ़र्क है। ये नहीं कि एक बार 170 कर दिया तो दूसरी बार 180 कर दिया, 10 ग्राम का अंतर कर दिया, ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो यथार्थता का मतलब हो गया जो भार दिया है वह उस बच्चे के आसपास आना चाहिए, जिस बच्चे का सही होगा। ठीक है, वो आपका यथार्थता होगा। और परिशुद्धता यानी जिस बच्चे के तौल में ज़्यादा अंतर नहीं आया है वह आपका क्या हो जाएगा? परिशुद्धता हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे ऊपर।
दोस्तों आपकी अगली हेडिंग है गणनाओं में सार्थक अंक। ठीक है, जोड़ घटाव गुणा भाग सब इसमें है, लेकिन आपका इम्पोर्टेंट थोड़ा सा जोड़ घटाव ही है, इसके बारे में थोड़ा समझा दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, सॉरी, जोड़ घटाव। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल है, जोड़ का एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर हम इसको जोड़ते हैं, इसको अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा आता है 24.642। ठीक है, देखिए इसके कुछ नियम हैं। नियम आपका क्या है जोड़ घटाव का? पहले जोड़ का सुन लीजिए। जोड़ का नियम है कि अगर सबसे कम दशमलव के बाद न्यूनतम संख्या क्या है। देखिए सबसे कम, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। देखिए सबसे कम दशमलव के बाद की न्यूनतम संख्या क्या है आपकी? 22.2 है, यही ना है। देखिए इसमें दशमलव के बाद दो संख्या, एक संख्या है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, यानी जो न्यूनतम उसे हम देखते हैं। ठीक है, दशमलव के सबसे कम दशमलव के बाद की न्यूनतम संख्या क्या है? 22.2, यानी ये जो 2 है ना। तो देखिए इसके हिसाब से हमको देखना कि जब हम इस सवाल को जोड़ेंगे तो हमें दशमलव के बाद एक ही संख्या प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, दशमलव के बाद 642 है, यानी 3 संख्याएं प्राप्त हैं। लेकिन हमारा नियम क्या है कि दशमलव के बाद जो सबसे कम संख्या होती है इसमें से, ठीक है, जितनी संख्या सबसे कम होती है उतना ही हमारा आंसर में भी आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों आप लोग सार्थक अंक पढ़े होंगे। यदि दशमलव के बाद जो संख्या 5 से बड़ी होती है या छोटी होती है तो हम उसे जोड़ कम कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं, पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, तो इसको हम देखिए लिख सकते हैं। आप लोग पता है कि दशमलव के बाद लगभग में कोई भी मान आता है तो हम इसको लिख सकते हैं 24.6। 4 2 को छोड़ दीजिए, एक अंक आया कि नहीं? हो गया आपका सही। यही आपका है सार्थक अंक जोड़ में। ठीक है, घटाव में देख लीजिए आप। तो देखिए घटाव में आपका 5.2749 माइनस 5.2, 5.2, ठीक है, 7.2। इसको हम जब जोड़ते हैं तो हमारा आता है 0.0028। ठीक है, इसमें दशमलव के बाद न्यूनतम सार्थक अंक कितने हैं? 3 है। देखिए इसमें तो 4 है, लेकिन इसमें कितना है? 3। हमको इधर वाला देखना है। इसमें देखिए जब देखें तो इसमें 2 है सबसे न्यूनतम, इसमें जब देखेंगे तो कितना आपका? 3 है। यानी दशमलव के बाद हमें कितनी संख्या मिलनी चाहिए? 3 संख्या मिलनी चाहिए। दशमलव के बाद हमें कितनी संख्या मिलनी चाहिए? 3 संख्या मिलनी चाहिए। ठीक है, तब फिर कैसे लिखेंगे इसको? देखिए दशमलव हम इसमें लिख सकते, देखिए इसमें सार्थक अंक कितने? 2 ही हैं, क्योंकि आपको पता होगा सार्थक अंक आप लोग पढ़े होंगे कि दशमलव के बाएं तरफ जितने जीरो होते हैं वो सार्थक अंक नहीं कहलाते हैं। ठीक है, दाएं तरफ कहलाते हैं तो, लेकिन बाएं तरफ नहीं कहलाते हैं। तो ये सब तो सार्थक अंक नहीं हुए। ठीक है, तो 2 ही सार्थक अंक हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.0028। 0 बढ़ा सकते हैं दशमलव के बाद। अब ये हो जाएगा 1 2 3 सार्थक अंक हो गए। इसको सार्थक अंक तो माना नहीं जाता है। ठीक है, अब आपका ये सवाल सही है। दोस्तों गुणा भाग भी इसी तरह है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, लेकिन ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने बता दिया। आपको करना क्या है, अगर आपको पूरी जगह कोई गणनाओं में सार्थक अंक, तो आपको जोड़ घटाव दे दिया तो उसमें आप सबसे न्यूनतम संख्या खोजिए दशमलव के बाद की। ठीक है, जितना अंक है उतना इधर आप लगा दीजिए। ठीक है, अगर ज़्यादा तो हटा दीजिए, कम है तो देखिए अगर यहाँ 4 की जगह 5 6 होता है तो हम यहाँ पे 7 बना देते हैं। सार्थक अंक आप लोग पढ़े ही हैं। दोस्तों आज बारिश भी हो रही है और बारिश की बूंदों की जो आवाज़ें हैं वो भी इसमें कैप्चर हो जा रही हैं, लेकिन हम उसके चलते हम उन्हें पढ़ाई करना तो नहीं छोड़ सकते। ठीक है दोस्तों, देखिए जोड़ समझ में आ गया आपको। घटाना भी वही चीज़ है, जो सबसे न्यूनतम है उसको देखना है, उसके बाद दशमलव के बाद उतनी संख्या होनी चाहिए। जो सबसे न्यूनतम, जो सबसे कम है दशमलव के बाद,
ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। देखिए दोस्तों, हमारी अगली हेडिंग है परिवर्तनीय कारक। तो देखिए, परिवर्तनीय कारक एक फार्मूला है छोटा सा, आवश्यक राशि बराबर दी गई राशि गुणे परिवर्तनीय कारक। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ चीज़ें हैं जो याद करना होगा और महत्वपूर्ण भी हैं, तो मैं उसको दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनीय कारक, ठीक है, जिसमें आपका है प्रारंभिक राशि है और परिवर्तनीय कारक है। ठीक है दोस्तों, बहुत से इम्पोर्टेंट हैं इसमें, जो आपको लिखना है बहुत आवश्यक है। जैसे आपका मीटर वाला हो गया, गैलन हो गया, ठीक है, कैलोरी हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। इसको स्क्रीनशॉट मारते जाइए, मैं दिखाते जा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, और बहुत ही ज़रूरी, अगर आप इसको याद नहीं करेंगे तो काफ़ी दिक्कतें आएंगी। ठीक है दोस्तों, देखिए, किलोवाट घंटा हो गया, जूल गैस का 1 मोल हो गया, पदार्थ की मात्रा हो गई। ठीक है, और उसके बाद ग्राम परमाणु, 1 ग्राम सेमी जूल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग, 1 डाइन हो गया, तो बहुत ही केयरफुली समझिए और इसको लिख डालिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेके। मेरा वीडियो पॉज एक नहीं 2-3 बार पॉज करके इसको लिखिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।